Hello friends, good morning. Welcome to the new video of GA and GK. Today we are going to see some very interesting topic which is very useful for banking as well as for those students who are preparing for SSC as well as for students who are preparing for MPSC और UPSC exams. तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की डेट डाल लेते हैं। थर्ड ऑफ अप्रैल 2017 एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जितने भी लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे या आपके साथ शेयर करेंगे ये सारे के सारे नॉलेज बेस्ड सीरीज ऐसे जाने जाएंगे। तो नॉलेज बेस्ड सीरीज का एक और नया अध्याय आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है। आई एम ऑल्सो ग्लैड कि आप लोगों ने पहला वीडियो पसंद किया और उससे भरपूर लाभ उठाया। आज हम इंग्लिश नहीं, आज हम जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स यूं कह लें इसकी बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही हैं। टाइम टू टाइम मैं जितने वीडियोस अपलोड करूंगा ये सारे के सारे वीडियोस एक 12 या 15 मिनट के होंगे, सो दैट एक शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग, एक अपर हैंड अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो। चलिए भाई काम शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड इंडिया। माइंड वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ ले कि ये क्वेश्चन आज हम कर क्यों रहे हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी, भारत का अर्थशास्त्र जो कि बैंकिंग में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है, अगर आपको ये करना है तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली समझनी पड़ेगी कि इंडिया कोई क्लोज इकोनॉमी नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेल ओपन इकोनॉमी। जरा इस मैप की तरफ ध्यान दीजिए। ये रहा इंडिया, और इंडिया आज चाइना के साथ भी ट्रेड करता है, रशिया के साथ भी ट्रेड करता है, इस तरफ जितने एशिया पैसिफिक की कंट्रीज हैं इनके साथ भी ट्रेड करता है, अफ्रीका, यूरोप, और बहुत बड़ा बिजनेस, आईटी बिजनेस इंडिया का अमेरिका के साथ भी होता है। सो वी आर इन्वॉल्व अक्रॉस द ग्लोब। हम अब एक गुच्छे के अंगूर की तरह है जो अकेला नहीं रह सकता। इसीलिए अगर विश्व अर्थशास्त्र या यूं कह ले ग्लोबल इकोनॉमी में किसी भी तरह के चेंजेस अगर आते हैं उसका असर भारत पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इंडिया में जो स्टॉक मार्केट के प्रॉब्लम्स होते हैं, इंडिया में फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, इंडिया में जीडीपी ग्रोथ कभी कभी थम जाती है, कभी कभी ऊपर जाती है, इंडिया में एक्सपोर्ट्स कभी कभी बहुत स्लो हो जाते हैं, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। तो आखिर इन सारी चीजों के पीछे एक लॉजिकल वजह क्या है, राइट। हालांकि इतना डिटेल में तो आज हम सारी चीजों को नहीं समझ सकते, पर आज हम अपने आप को चाइना के साथ जरूर कंपेयर करके एक अपर हैंड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक और बात समझना जरूरी है कि आखिर हम अपने आप को चाइना से ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं। हम अपने आप को यूनाइटेड स्टेट से क्यों नहीं कंपेयर करते, हम अपने आप को किसी छोटी कंट्री जैसे इजराइल इससे कंपेयर क्यों नहीं करते। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अमेरिका की आजादी भारत से बहुत पहले हो गई थी। अमेरिका की ज्योग्राफिकल पोजीशन बिल्कुल अलग है, अमेरिका का डेवलपमेंट हमसे कई ज्यादा है। ये कहना बिल्कुल वाजिब है कि भारत और अमेरिका का अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जरा सा अनफेयर लगता है। दूसरी चीज, अगर हम अपने आप को किसी ऐसी कंट्री से कंपेयर कर ले जो बहुत छोटी है, लेट अस से इजराइल, तो ये वंस अगेन एक मिसमैच होगा। इजराइल एक काफी छोटा देश है। आप यूं कह ले कि इजराइल के साथ हर मामले में हम बहुत सी चीजों में काफी अलग हैं,
उनकी पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन, हमारा लोकेशन, उनकी टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी, उनका कल्चर, हमारा कल्चर, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन दैट. सो वंस अगेन इंडिया एंड इजराइल विल बी अ बैड मैच, राइट? सो वन नीड टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई हम यूएस या इजराइल से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते. तो हम अपने आप को कंपेयर करके देखते हैं चाइना से. अब चाइना से कंपेयर करने के पीछे क्या रीजन है, जरा समझिए. चाइना एंड इंडिया. चाइना भी एक बड़ा देश है दोस्तों, ऑफ कोर्स भारत भी एक बड़ा देश है. चाइना की आजादी ऑलमोस्ट भारत की आजादी के आसपास ही हुई थी, इनफैक्ट हमसे भी बाद में हुई थी. दूसरी चीज, चाइना ऑलमोस्ट 145 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो भारत भी लगभग 132 करोड़ प्लस आबादी वाला देश है. और ज्योग्राफिकली दोनों के दोनों देश आपस में एक दूसरे के आजू बाजू में ही हैं. तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है कि आप इंडिया और चाइना को आपस में कंपेयर कर सकते हो, राइट? तो चलिए देखते हैं आखिर ये कंपैरिजन हमारे कितने काम का है. सो गाइस, when we talk about China and when we talk about India, I can say you that China is a country which got its independence on 1st of October 1949. चाइना की आजादी कब हुई? 1 अक्टूबर 1949 को, राइट? ऑन दी अदर साइड भारत की आजादी कब हुई? 15 अगस्त 1947 को. Fine. So friends, as I was telling you about China, चाइना की आजादी हुई 1 अक्टूबर 1949 को और इंडिया की आजादी हुई 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आप सब कोई जानते हैं. Fine. So in that manner, India got its independence on 15th of August 1947, right? यहाँ एक डिफरेंस मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड इकोनॉमी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा देश की राजनीति होती है. तो अनलेस पॉलिटिकल एंगल क्लियर ना हो, ये बड़ा मुश्किल है कि आपको देश की अर्थव्यवस्था ढंग से समझ में आए. भारत ने आजादी के बाद डेमोक्रेसी चुनी, हम सबको मालूम है. पर माय वेल फ्रेंड्स, चाइना कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है. चाइना ने अपनी आजादी के बाद अपने आप को एक कम्युनिस्ट देश बना दिया. नाउन फॉर्म में लिखें तो कम्युनिज्म. तो कम्युनिज्म, अब कम्युनिज्म मतलब क्या है? कम्युनिज्म का मतलब होता है साम्यवाद. साम्यवाद. जबकि भारत क्या है? एक लोकतंत्र. एक लोकतंत्र. यहां पर जनता डिसाइड करती है कि देश कैसे चलेगा. यहां जनता डिसाइड करती है कि अगला नेता कौन होगा. यहां पार्लियामेंट है, यहां अपोजिशन पार्टी है, और जो भी फैसले होते हैं वो सर्वसम्मति से या कम से कम 2/3 बहुमत से तो होते ही हैं, जैसा आप सबको मालूम है. इसको कहते हैं डेमोक्रेसी. बट ऑन द अदर साइड कम्युनिज्म ऐसा कुछ भी नहीं करता. कहने के लिए चाइना में आज वोटिंग होती है, पर हर कोई ये बात ऑलमोस्ट क्लियरली समझता है कि चाइना की वोटिंग उतनी ट्रांसपेरेंट या इतनी पारदर्शी नहीं है जितनी भारत की है, राइट? इसलिए चाइना में बहुत हद तक कम्युनिस्ट पार्टी जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा ही होता है. ये बहुत बड़ा फर्क है देश चलाने का. मेरे कहने का एक सिंपल मतलब समझिए आप. मान लीजिए कि बांद्रा वर्ली सी लिंक ऐसी कोई चीज चाइना में बनानी हो,
चाइना ये काम अगर करना चाहता है, या चाइना की पार्टी जिसका नाम सीपीसी है, सीपीसी का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये इकलौती रूलिंग पार्टी है वहां पर। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अगर चाहती है कि बांद्रा वर्ली सीलिंग बनाया जाए तो वो बिल्कुल कल से काम चालू कर सकती है। जबकि हमारे यहाँ अगर ऐसा कोई भी फैसला लेना है तो आपको पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हर किसी की अनुमति लेनी पड़ेगी और इस प्रोसेस में काम बहुत डिले हो जाता है। ये बहुत बड़ी वजह रही कि चाइना तरक्की के रास्ते में हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि हम इस तरह की चीजों के वजह से काफी धीरे धीरे ग्रो करते रहे। मैं इंडिया को लेकर किसी भी तरह से नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं। डेमोक्रेसी के अपने और भी बहुत से फायदे हैं जो कम्युनिज्म में कभी नहीं होते, पर ये एक सबसे बड़ा फर्क रहा भारत और चाइना के बीच में। एक और चीज समझते हैं हम, आप इस बात को जरा गौर से देखिए, भारत की आबादी 132 करोड़, चाइना की आबादी 145 करोड़। अब जरा दोबारा इस मैप की तरफ चलते हैं। इस चीज को समझना बिल्कुल कठिन नहीं है दोस्तों, जरा मेरा हाथ देखिए, ये रहा भारत और ये है चाइना। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री। चाइना भारत से कम 2.5 से 3 गुना बड़ा देश है। यानी अगर भारत 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है तो ये करीबन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है। ऐसे में भारत में 132 करोड़ की आबादी ओवरबर्डन की तरह लगती है, जरूरत से ज्यादा लगती है, पर इनके यहाँ 145 करोड़ की आबादी कोई ओवरबर्डन नहीं है, क्योंकि देश का साइज बहुत बड़ा है। एंड थैंक्स टू द रिसोर्सेज दे हैव, उनके पास रिसोर्सेज भी उतने ही ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों हमारे यहाँ। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के पास खाने वाले मुंह ज्यादा हैं और कमाने वाले हाथ कम हैं, जबकि चाइना में ये परिस्थिति काफी बेहतर है। चाइना में भी बेरोजगारी है, मैं ऐसा नहीं कहता, बट हमसे काफी अच्छी परिस्थिति है, राइट। इस चीज को भी हमको समझना बहुत जरूरी है। तीसरा और एक बहुत बड़ा फर्क जिसके डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझा दूंगा, चाइना और हम में एक सबसे बड़ा फर्क जिसके वजह से चाइना आज हमसे काफी आगे निकल गया, वो है चाइना की इंडस्ट्रीज। क्योंकि चाइना के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं थी, चाइना हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे रहा। ये कहने से पहले मुझे सोचना नहीं चाहिए कि चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में किसी भीष्म पितामह से कम नहीं है। दे आर द फादर्स इन दैट, राइट। सो ऑब्वियसली चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ चाइना हैज मेनी एडवांटेज। चाइना के प्रोडक्ट चीप होते हैं, चाइना बल्क में बनाता है किसी भी चीज को, और इसी वजह से चाइना का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। और क्योंकि चाइना चीप, बल्क और एक्सपोर्ट में चीजें करता है, इसीलिए चाइना की पैसे की गठरी हमसे बहुत बड़ी है। ये पैसे की गठरी डॉलर्स की है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे की गठरी वाला डॉलर, या यूं कह ले डॉलर वाले पैसे की गठरी, जिसको हम फॉरेन रिजर्व कहते हैं, ये चाइना के पास ही है दोस्तों। इस गठरी में 3,300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की रकम है आज के डेट में, और इस हिसाब से चाइना दुनिया में नंबर 1 है। ओके, अब ये गठरी में पैसे कहां से आए? आखिर चाइना मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे कैसे निकल गया? आखिर चाइना ने कम्युनिज्म क्यों अपनाया? भारत ने डेमोक्रेसी क्यों अपनाई? रियली में एग्जैक्टली हुआ क्या?
और चाइना क्या आजादी के बाद से ही इतना आगे निकल गया था या उसको टाइम लगा? हमारे देश के जो चैलेंजेस हैं वो चाइना में हैं या नहीं है? इस तरह के तमाम सवालों की जानकारी हम अपने नए या फिर अगले एपिसोड में आपको देंगे। So far these are the upper hand information which shall be clear to you. Am I clear on that? All right, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप अपने सारे सुझाव, अपने फीडबैक्स हमको प्लीज देते रहें सो दैट आने वाले दिनों में हम हमारी इस लर्निंग वीडियोस को और ज्यादा शानदार बना पाए और ज्यादा डिटेल्ड एंड नॉलेज ओरिएंटेड बना पाए। Coming on to the second question, the history of SBI. Guys, before I directly start with that, मुझे एक चीज आपको जरूर समझानी पड़ेगी। थोड़ा सा विचित्र लग रहा है ये, बेहतर है भाई। जरा इस चीज को समझिए आप। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपना शासन जमाना चालू किया था बंगाल में, राइट? रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर जो भारत आया था और उसने सिराजुद्दौला नाम के एक राजा को हराकर सबसे पहले अपने पांव जमा लिए थे बंगाल में। उस जमाने में ईस्ट और वेस्ट बंगाल ऐसा अलग अलग नहीं होता था, इट वाज बंगाल। बंगाल बन जाने के बाद कलकत्ता बन गई थी ब्रिटिशर्स की राजधानी। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि दुनिया में सबसे पहले उन्हीं देशों की तरक्की हुई, उन्हीं शहरों की तरक्की हुई जो समुद्र के किनारे बसे हुए होते थे, क्योंकि आज भी दुनिया पानी से ही कनेक्टेड है। ब्रिटिशर्स ने ये कलकत्ता का स्टेशन हमेशा अपने हाथ में रखा ही था, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट करना बड़ा आसान होता था ब्रिटिशर्स को, इसीलिए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, राइट? अब ये तो मैंने कोलकाता लिखा है, उस जमाने में ये कलकत्ता था। अब कलकत्ता का स्टेशन या यूं कह ले कलकत्ता शहर, ये ब्रिटिशर्स का एक गढ़ था। स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहली बैंक भारत में वहीं पर आई जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। ब्रिटिशर्स ने 2 और स्टेशन पकड़ कर रखे थे, एक तो बॉम्बे एंड ऑफ कोर्स द थर्ड वन इज मद्रास। बॉम्बे और मद्रास, राइट? तो एसबीआई की हिस्ट्री की शुरुआत सबसे पहले हुई थी बैंक ऑफ कलकत्ता से। सबसे पहले आई बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता का गठन हुआ तकरीबन 1806 में, राइट? 1806 में इनका गठन होने के बाद अब नेक्स्ट बारी थी ब्रिटिशर्स को। बाद में इस बात का एहसास हुआ कि बैंक ऑफ कलकत्ता से बड़ा है बैंक ऑफ बंगाल कहना, क्योंकि कलकत्ता नहीं, ये पूरा का पूरा बंगाल है, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। बैंक ऑफ बंगाल नाम पड़ने के बाद भारत में 2 बैंक, जैसा कि मैंने बोला, और बने, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये 2 स्टेशन भी अपने ही कंट्रोल में रखे थे। पर बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास ये बनाया ब्रिटिशर्स ने। पर ये दोनों को 1921 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ मर्ज कर दिया गया।
क्या आप बता सकते हैं क्यों? द आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, क्योंकि ये वो दौर था जब भारत में स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट, नॉन कोऑपरेशन ये अपनी चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी की अगुवाई में देश बहुत जल्दी इंडिपेंडेंस की उम्मीद रख रहा था, तो स्वाभाविक सी बात थी कि बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास दोनों का जबरदस्त बहिष्करण चालू हो गया था, बॉयकॉट चालू हो गया था और लोगों ने यहाँ खाते खोलना बंद कर दिया था। क्योंकि देश बहुत बड़ा था और ब्रिटिशर्स के लिए इतना सब कुछ संभालना मुश्किल था, इसलिए बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय कर दिया गया, यानी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके इन दोनों को बैंक ऑफ बंगाल में ऐड कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए ये दोनों ब्रांचेस संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। जब ये मर्जर हुआ, इस मर्जर को एक नाम दिया गया, ये मर्जर को नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी मर्ज कर देने के बाद ब्रिटिशर्स ने इसका नया नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी बनी 1921 में ही, कोई अलग समय नहीं लगा इसके लिए, 1921 में। इसके बाद देश की आजादी हुई 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 1949 में, हमारा देश रिपब्लिक हुआ 1950 में, भारत में पहले जनरल इलेक्शन हुए 1951 में और उसके बाद 1955 में सरकार को इस बैंक की याद आई। ब्रिटिशर्स तो ये बैंक छोड़कर चले गए थे और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनः निर्माण हुआ या पुनर्गठन हुआ 1955 में और उसके बाद भारत ने इसका एक नया नाम दिया और ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और तब 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी और यही वजह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन सबसे पुराने बैंक्स में से एक है जिसको सरकार ने अपना लिया था। और ये बहुत बड़ी वजह है कि आईबीपीएस की एग्जाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं आती, क्योंकि आईबीपीएस की एग्जाम में केवल वही बैंक्स आते हैं जिनका राष्ट्रीयकरण बाद में इंदिरा गांधी ने किया था या 1980 में एक बार और हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो बहुत पहले ही बन चुका था, इसीलिए एसबीआई की एग्जाम आज भी अलग होती है, राइट? सो आई होप दिस डायग्राम इज क्वाइट क्लियर टू यू। बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, दोनों का मर्जर, नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और उसके बाद इसका नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या इस तरह की डिटेल्स आपको ऐसे राइटिंग के लिए जरूरी होंगी या कभी इंटरव्यू में आपसे किसी ने पूछा तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स बता सकते हो। I hope you like the video. I hope you understand the difference between China and India. And I really believe कि SBI के बारे में जो जानकारी आज शेयर की गई है कहीं ना कहीं ये आपके लिए जरूर काम आएगी। आने वाले दिन में हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर और भी वीडियोस